हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शाहन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SA कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज सर हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा था थियोरी ऑफ डिमांड। उसका पहला पार्ट जो है मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको आई बटन में ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले जाके आप वो वाला पार्ट देखिए, फिर जाके आप पार्ट नंबर 2 में आइएगा। आज का हमें जो पार्ट नंबर 2 करना है सर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं बहुत सारी नए टॉपिक आपको करवाऊंगा। उसके अलावा सर फिर इसी चैप्टर में सर मैं आपके आगे के पार्ट्स भी बनाऊंगा। तो चलिए सर, विदाउट एनी मच डिले, लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। हम लोग पार्ट नंबर 1 अपना कर चुके थे। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या कर लिया था? मीनिंग ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड हम कर चुके थे, लॉ ऑफ डिमांड को मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया था। उसके अलावा हमने एजम्पशंस पढ़ लिए थे लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, तो आज हमें जो हमारे पार्ट नंबर 2 में शुरू करना है, वो सबसे पहले हमें शुरू करना है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, पहले वही जैसे हमने पहले वाले पार्ट में देखा था। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब हमारा वो होता है कि जो चीजें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। अब हम एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारा लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब पहली बात है, जब लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो जाता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड को घटना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्राइसेस घटेंगे तो डिमांड को बढ़ना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड तो हमें यही बताती है, लेकिन जो अब हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये चीज फॉलो नहीं हो रही होगी। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हो तो डिमांड भी बढ़ रही हो, प्राइसेस घट रहे हो तो डिमांड भी घट रही हो, या फिर कुछ और होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट्स है? सबसे पहले हमारे से पॉइंट आता है गिवन गुड्स। ओके, गिवन गुड्स के रिगार्डिंग मैं अभी आपको कुछ समझाऊंगा नहीं। इसमें क्यों नहीं समझाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा जिसमें बहुत अच्छे से हम लोग गिवन गुड्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा और पॉइंट्स देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है, हम इसके आगे पी लिख लेते हैं अभी के लिए। P स्टैंड फॉर पेंडिंग। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे ये वाला कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें गिवन गुड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, या फिर इसे हम लोग कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसे हम लोग आर्टिकल ऑफ वेबलिन गुड्स भी बोलते हैं, वेबलिन अफेक्ट बोलते हैं, वेबलिन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि सर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसे हाँ स्टेटस सिंबल गुड्स भी बोला जाता है, स्टेटस सिंबल आइटम्स भी बोला जाता है। तो चलिए पहले आराम से इसको हम समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर देखेंगे क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू लेके चलूंगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं हमारे, कुछ आइटम्स या कुछ गुड्स हमारे इस तरीके के होते हैं जो सोशल स्टेटस को सिंबलाइज करते हैं। मतलब जो मतलब आपकी प्रेस्टीज को दिखाते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल कहूं, इसमें हमने कहा डायमंड। ओके, अच्छा डायमंड के साथ क्या होता है? क्या ये हमारी सोशल प्रेस्टीज को शो करता है? जी हाँ। क्या ये हमारी वेल्थ को शो करता है? क्या हमारी रिचनेस को शो करता है? जी बिल्कुल। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, जो इस तरीके के आइटम्स होते हैं, जो ऐसे आइटम्स होते हैं जो आपकी सोशल प्रेस्टीज या सोशल स्टेटस को शो करते हैं, उन आर्टिकल्स के जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो हम उनकी डिमांड ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों है? उसने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि आप सोसाइटी में उस चीज के लिए शो ऑफ कर सको कि मैंने तो उसको तब परचेज करा था जब उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। इसी वजह से लोग उसकी डिमांड को इंक्रीज करने लग जाते हैं। ये नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई सोसाइटीज में होता है, हर जगह नहीं एप्लीकेबल हो रहा होता है। ये वाले आर्टिकल ऑफ गुड्स ये नॉर्मली वहीं पे एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। हमें ये सुनने में माइट भी थोड़ा इरेशनल लग जाएगा, बट एक्चुअल में ये चीज होती है। जैसे जैसे इन प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे लोग इनकी डिमांड भी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ताकि वो एक शो ऑफ की बात कर सके। ठीक है, मैं एक थोड़ा बुक की एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन यूज करेंगे, तो बुक की एक बार लाइन रीड कर लेता हूं। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज विच सर्व एज सोशल या स्टेटस सिंबल। उसने ये बोला कि लॉ ऑफ डिमांड उन कमोडिटीज पे अप्लाई नहीं करा जाता है जो स्टेटस सिंबल शो करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की सोशल प्रेस्टीज बढ़ती है।
और आर द सोर्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड रिचनेस। जो आपका सोर्स है, किस चीज का सोर्स है? आपकी वेल्थ और रिचनेस को दिखाने का सोर्स है, ठीक है। वेबलन हैज टर्म्ड दीज गुड्स एज कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। दीज गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट। ये गुड्स की डिमांड करी जाती है, क्यों कराई जाती है? बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट दे गिव टू देयर possessor from feeling that other people envy him or her for possessing these high priced item। कहने का मतलब यह है उसका कि ये गुड्स जो है लोग इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि ये उनको एक अलग प्रकार का एंजॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या एंजॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं? कि भाई हमने ये सामान खरीदा और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, इसलिए सामने वाला हमसे जेलेसी फील कर रहा होगा कि हम लोग इतना महंगा सामान खरीद सकते हैं। तो डायमंड इज ऑफन गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ दिस केस। Rich women would like to buy the diamond simply because its price is very high। और जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे लोग इसकी डिमांड भी बढ़ाते रहते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि सर उनको वो एंजॉयमेंट मिलता है, वो एक सोशल प्रेस्टीज शो ऑफ करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है, जिस वजह से हमारा देखो उसने ये बोला, लॉ ऑफ डिमांड ने कहा कि देखो आप तो अपना एंजॉयमेंट दिखा रहे हो, आप तो अपना सोशल प्रेस्टीज शो कर रहे हो, हम तो फेल हो गए ना। प्राइसेस बढ़ा, डिमांड भी आपने बढ़ा दी, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो। फिर हमारा आता है सेकंड नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर का पॉइंट, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि सर यदि अगर लोग कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सर फ्यूचर में प्राइसेस कमोडिटी के अभी बढ़ रहे हैं सपोज, और फ्यूचर में उन्हें ऐसा लगता है कि और बढ़ने वाले हैं प्राइसेस कमोडिटी के, तो वो आज प्रेजेंट में क्या करते हैं? वो आज प्रेजेंट में सर कमोडिटी को ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल से पॉइंट कहता हूं कि जैसे अगर कोई सी भी कमोडिटी है सपोज, उसके प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी हल्के हल्के बढ़ रहे हैं पर बढ़ रहे हैं, और कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर लेता है कि सर इस कमोडिटी के प्राइसेस ना फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी तो इंक्रीज हो रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, अभी तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है साथ साथ कि सर फ्यूचर में इसके प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या कर लेता है, आज प्रेजेंट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कर लेता है, ठीक है। इवन दो उस कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे तभी भी उसने क्या कर लिया, आज ही प्रेजेंट में उस कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। फिर लॉ ऑफ डिमांड अगेन फेल हो जाता है, मतलब प्राइसेस बढ़े ना तो डिमांड को रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन प्राइसेस बढ़ने पे भी आपने डिमांड को ज्यादा बढ़ा दिया है, सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे, जिसकी वजह से उसे लगा कि भविष्य में उसको वो हायर प्राइसेस पे ना करने पड़ जाए, इसीलिए वो क्या कर लेता है, आज ही कमोडिटी की डिमांड को भी इंक्रीज करने लग जाता है। मैं इसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। जैसे ये नॉर्मली होता है पेट्रोल के प्राइसेस के साथ या डीजल के प्राइसेस के साथ, ऐसा होता है जैसे अगर कभी गवर्नमेंट, सपोज मैंने कहा इस टाइम पे 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल का प्राइस बता रखा है और चल रहा है, गवर्नमेंट ने न्यूज में आज आता है रात के 12 बजे के बाद ये प्राइसेस बढ़ के 85 पर लीटर हो जाएगा, 85 रुपीस पर लीटर हो जाएगा। तो अब मेरा ये सवाल आता है, अभी क्या प्राइस बढ़ा है? नहीं, रात के 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ने वाला है। इस टाइम पे लोग क्या प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, इस टाइम पे लोग क्या रिएक्शन करने लग जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि रात के 12 बजे के बाद मतलब अगले दिन से प्राइसेस 85 हो जाएगा, जबकि आज प्राइस 80 है, तो वो आज ही पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। या आपने देखा होगा कभी कि अगर ऐसी कुछ न्यूज आ जाती है तो लोग आज ही पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाने लग जाते हैं और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा जी हम तो फिर फेल हो गए। मैंने कहा क्यों फेल हो गए? क्या आज पेट्रोल के प्राइसेस में कोई चेंज आया? हमने कहा नहीं, कोई भी पेट्रोल के प्राइसेस में चेंज नहीं आया, पहले भी 80 था और अभी भी 80 है, लेकिन फ्यूचर में उनको यह लगा कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ने जैसा बोला कि 85 हो जाएगा, जिस वजह से उन्होंने आज ही उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली है। दिस इज एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस। यदि अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर लेता है कि नियर फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, अगर वो एक्सपेक्ट कर लेता है किसी भी कारणवश, तो वो क्या कर लेता है, आज ही कमोडिटी की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट हायर पिंच, ताकि उसको वो हायर प्राइस का पिंच ना
चुभे या पिंच ना लगे, सीधी सी बात आती है हमारी। तो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दी फ्यूचर प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है इमरजेंसीज। ओके, अब इसने क्या कहा सर, लॉ ऑफ डिमांड हमारा इमरजेंसीज की कंडीशन में भी मतलब फेल हो जाता है, इमरजेंसी की कंडीशन में भी अप्लाई नहीं हो पाता है। ओके, इमरजेंसी की कंडीशन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने क्या कहा, सपोज अगर कंट्री में वॉर चल रही है, ठीक है, या फिर हमने कहा सर फैमाइन आ जाता है, या कुछ फ्लड्स आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भी इसी प्रकार की कोई नेचुरल क्लैमिटी अगर हो जाती है जिस वजह से हमने क्या कहा ये इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है। तो वो कहना चाह रहा है कि सर लॉ ऑफ डिमांड आपका इमरजेंसीज में भी एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब इमरजेंसीज के टाइम पे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, काफी अबनॉर्मल वे में बिहेव करने लग जाते हैं और अबनॉर्मल वे में परचेजिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा अबनॉर्मल वे में परचेज कर लेते हैं। जैसे इस टाइम पे कंडीशन है, कोरोना की कंडीशन है, इस टाइम पे हमें पता है, जैसे स्टार्टिंग में लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने क्या किया था कि जब लोगों को ये पता था कि फ्यूचर में अब लॉकडाउन लग गया है या लगने वाला है, तो लोगों ने ना बहुत ज्यादा कमोडिटी परचेज करने लग गए थे, खाने पीने का सामान स्टोर करने लग गए थे। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, क्या आज उस टाइम पे कमोडिटी के प्राइसेस कम हो गए थे क्या, जिस वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज कर ली? हमने कहा नहीं सर, प्राइसेस तो उस टाइम पे भी कॉमन थे, उतने ही थे। सपोज अगर मैं कह रहा हूं, सपोज अगर 40 रुपए पर केजी व्हीट फ्लोर था, मतलब आटा था, अगर उस टाइम पे 40 रुपए पर केजी आटा था, लोगों ने अपनी डिमांड से, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसको परचेज करना शुरू कर दिया था, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इमरजेंसी की कंडीशन आ जाएगी, आगे लॉकडाउन हो जाएगा, कंप्लीटली शटडाउन हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, हमको खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उन लोगों ने क्या करा था, बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज करने लगे थे। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि आपने लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से आप अबनॉर्मल वे में बिहेव करे हो। उसने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि क्या प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर गए थे जो आपने इतनी ज्यादा डिमांड इंक्रीज कर ली? हमने कहा नहीं। तो कमोडिटी के प्राइसेस तो सेम थे, लेकिन आपने डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली। इसे बोला जाता है इमरजेंसी की कंडीशन में। नॉर्मली लोग ऐसा क्यों करते, ऐसा किस लिए करते हैं? डिमांड इंक्रीज करके अपने पास होर्डिंग शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट को होर्ड करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करने लग जाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई उनको प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग ना हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इमरजेंसीज के टाइम पे। अगेन देखो, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे थे या फिर अगर बढ़ भी नहीं रहे हो, लेकिन आपने डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली, लॉ ऑफ डिमांड अगेन फेल हो गया। हमारा अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। ठीक है, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, वो ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने मान के रखा हुआ है सर, जो अच्छी क्वालिटी की चीज होगी वो कमोडिटी का प्राइसेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान के चल लेते हैं इस कमोडिटी का प्राइसेस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये हाई क्वालिटी की है, ये इसीलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की है, जिस वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। और हम लोग क्या करने लग जाते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज करने लग जाते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, क्वालिटी और प्राइस का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस कमोडिटी की, उन कमोडिटीज की डिमांड को इंक्रीज करने लग जाते हैं। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है या कोई कमोडिटी महंगी है, तो हम ये खुद ही एज्यूम करने लग जाते हैं, हम खुद ही ये मान लेते हैं कि उस कमोडिटी की क्वालिटी अच्छी होगी, जिस वजह से हम उस कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं। अगेन सर, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे थे, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इस कमोडिटी के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, जिस वजह से हम लोग उसकी डिमांड को इंक्रीज कर लेते हैं। अगेन लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं हो पाता, जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। प्राइसेस बढ़े हुए थे और हमने डिमांड भी इंक्रीज कर दी, तो क्वालिटी और प्राइस के रिलेशनशिप की वजह से भी हम लोग ऐसा कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर कमोडिटी के प्राइसेस रिड्यूस हैं,
कम प्राइजेस हैं, तो हम लोग ये मान के चल लेते हैं ये सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि ये घटिया क्वालिटी होगी, ये हाई क्वालिटी की नहीं होगी, बेकार क्वालिटी होगी, जिस वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड को भी डिक्रीज कर देते हैं। अगेन लॉ ऑफ डिमांड हमारा दोनों कंडीशन में फेल हो जाता। तो फिर अब हमारा वहां पे टॉपिक हो जाता है वो कंप्लीट, जिसमें हमने क्या बात करी थी, हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बात कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अभी जैसे हम लोग कर्व बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, मैं एक बार को शिफ्ट भी बता दूं, ये दोनों को जब हम सीख जाएंगे तब मैं आपको इसके नाम के मीनिंग भी समझा दूंगा, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी पॉइंट लग रही है। ठीक है, जरा कुछ चीजें हम लोग इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले चेंजेस जो होंगे इसमें, वो कमोडिटी मतलब डिमांड में चेंजेस होंगे कुछ ना कुछ, जी हाँ, वो चेंजेस जो होंगे वो कमोडिटी की खुद के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से चेंज होंगे। वेयरएज सारे के सारे जितने भी और फैक्टर्स थे हमारे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें कांस्टेंट हो जाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये आता है कि कमोडिटी के अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड में क्या होता है, वगैरह वगैरह। कहने का सीधा पॉइंट है कि सर प्राइजेस में चेंज आ सकता है, लेकिन बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो होता है हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो पहला आता है हमारे इसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसे हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें ना देखो कुछ लर्न करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा, उसके थ्रू आप चेन बना सकते हैं। नाम क्या है, एक्सटेंशन, या जिसे हम लोग एक्सपेंशन भी बोल रहे हैं, मतलब एक्सटेंड होना या एक्सपेंड होना। इसका अगर मैं हिंदी बोलूं आपको तो क्या बोला आपने, इससे किसी चीज का बढ़ना। किस चीज के बढ़ने की बात हो रही है यहां पे? उसने कहा सर यहां पे बात हो रही है डिमांड के बढ़ने की। एक्सपेंड होगा डिमांड, एक्सटेंड होगा डिमांड, तो डिमांड बढ़ता है। डिमांड कब बढ़ता है? अगर हम बात करें जनरल सी, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिमांड नॉर्मली कब बढ़ता है? जब सर प्राइजेस रिड्यूस होते हैं। तो सिंपल सी देखो डेफिनेशन बन गई इसकी, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस द डिमांड इज इंक्रीज, या व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस द डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, वेयर एज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये बन जाता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो देखिए आप इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, बहुत सिंपल है ग्राफिकली प्रेजेंट करना इसे। तो हमने कर्व्स बनाने हैं अपने, तो ग्राफिकली हम इसे प्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे मैंने बोल दिया कि ये सब प्राइजेस के लिए है, यहां पे क्या है हमारा क्वांटिटी डिमांड के लिए है। ये जीरो ओरिजिन बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा एक प्राइजेस के लिए आ गया, एक क्वांटिटी डिमांड के लिए आ गया, एक ओरिजिन बन गया। तो सबसे पहले एक ओरिजिनल बना लेते हैं। हमने कहा जब प्राइस इतना था तो डिमांड मैंने ये एज्यूम कर लिया है, प्राइस पीओ डिमांड क्यूओ। ठीक है, ये ओरिजिन डिसाइड कर लिया है हमने। तो जब ओरिजिन डिसाइड कर तो कुछ इस तरीके से था। अब उसने बोला एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये कब एक्सपेंड होती है डिमांड? जैसे ही प्राइस पीओ से P1 हो गया है, रिड्यूस हो गया है एकदम से सर, क्वांटिटी डिमांड इसकी इंक्रीज हो चुकी है। इसको ये जो इंक्रीज हुई है डिमांड कहां से? QO से Q1 की तरफ जो इसका इंक्रीमेंट हुआ है, ये अगर आप देख पा रहे हैं QO से Q1 की तरफ जो इसका इंक्रीमेंट हुआ है, दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अगर हम सिंपली समझें, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? When the prices of the commodity decreases, the demand increases. This is known as the extension of demand. Okay, अब दूसरी तरफ चलते हैं, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना है, other things remaining constant, सिर्फ और सिर्फ उस ही commodity के prices में ही change आएगा। Okay, अब next point की तरफ चलते हैं, contraction of demand। ठीक है, नाम से आ गया contraction हो रहा है। contraction का मतलब होता है reduce हो रहा है। ठीक है, reduce हो रहा, क्या reduce हो रहा है सर? demand reduce हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा सर demand आपकी reduce हो रही है। डिमांड रिड्यूस होती कब है? जब प्राइसेस नॉर्मली इंक्रीज हो रहा होता है, तो डिमांड हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो अगेन इसकी डेफिनेशन इजी हो गई, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वेयर एज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसे हम क्या बोल देते हैं? ये हमारा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम इसको अब ग्राफिकली बनाएं तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा? जैसे सिंपल हमने भी एक्सटेंशन का बनाया, सिमिलरली ग्राउंड पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओरिजिन बना लेते हैं, ओरिजिनल बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कंपेयर करेंगे पीओ और
QO। तो एक ओरिजिनल बना लिया है हमने, ठीक है। अब हमने क्या कहा, प्राइजेस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का, तो दैट मीन्स प्राइजेस बढ़ेंगे। तो प्राइजेस जैसे ही PO से P1 हो गए हैं, जैसे ही PO से P1 हो गए, डिमांड हमारी रिड्यूस हो गई है QO से, सॉरी डिमांड हमारी रिड्यूस हो गई है QO से हमारी Q1 तक हमारी रिड्यूस हो चुकी है। तो ये जो रिडक्शन आया है, ये जो रिडक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जैसे ही कमोडिटी के प्राइजेस इंक्रीज हुए वैसे ही डिमांड रिड्यूस हो गई, दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखो इसमें कोई हमें रटने की अलग से जरूरत नहीं है, मैंने बताया नाम से ही आप चीजों का मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कंप्लीट। हमारा आता है इसमें चेंज इन डिमांड, या फिर जिसे हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इससे पहले हमने देखा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और दूसरा आता है चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि कमोडिटी के प्राइजेस में चेंजेस आता है, अदर थिंग कांस्टेंट होते हैं, इसमें उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं इसमें, वेयर एज जितने अदर फैक्टर्स हैं, जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था, आपका इनकम हो जाता है, ठीक है, उसके अलावा पॉपुलेशन हो जाता है, बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे थे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी अदर फैक्टर्स थे वो सारे के सारे अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, वेयर एज कमोडिटी के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसकी वजह से देखते हैं डिमांड और डिमांड में क्या इंक्रीमेंट आता है या क्या डिक्रीज आता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें आया है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सिंपल है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। डिमांड में इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है, ये हम लोग एक चीज ग्राफिकल पॉइंट के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब होगा, ठीक है। सेम वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस क्वांटिटी सिमिलरली ले रहा हूं मैं। सबसे पहले एक ओरिजिन बना लेते हैं, प्राइस PO था तो क्वांटिटी डिमांड हमने QO ले लिया है, अपनी तरफ से मैंने एक एज्यूम कर लिया है, एक रैंडम फिगर के अकॉर्डिंगली कर लिया है, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब क्या हुआ, एट द सेम प्राइजेस, कमोडिटी के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। हमने कहा कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, कमोडिटी के प्राइसेस बिल्कुल सेम है जितने पहले थे। अगर सपोज कोई कमोडिटी थी, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एप्पल ही था, अगर एप्पल आपका 40 रुपए का था तो अभी भी वो 40 रुपीज का ही है, लेकिन जो कंज्यूमर इसको खरीदता है एप्पल को, अचानक से उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जैसे अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो हमने कहा क्या वो एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, बिल्कुल। वो क्या करेगा, एट द सेम प्राइजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी, जैसे हमने एग्जांपल लिया एप्पल, उसकी डिमांड उसने इंक्रीज कर दी है। तो सिंपल है, हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हो गई इसकी डिमांड इंक्रीज। सेम प्राइजेस, आप अगर देखें तो प्राइजेस तो सेम है, प्राइजेस सेम है, डिमांड उसकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अगर हम इसको कर्व की फॉर्म में समझाना चाहें तो हमने कहा ये बना आपका डी, जिसे हमने ओरिजिन बोला, उसके बाद ये बन गया हमारा D1 और D1 जो हमारा शिफ्ट हो गया है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो शिफ्ट ये राइट की तरफ हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ओके, डिक्रीज इन डिमांड में हम क्या करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग ग्राफ की फॉर्म में अच्छे से समझ लेते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल वही अगेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये प्राइस का हो गया, डिमांड का हो गया। हम एक ओरिजिनल बना लेते हैं, तो PO ओरिजिन एंड देन डिमांड QO। थोड़ा सा इसे ज्यादा कर लेते हैं यार, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं इसको, QO ये कर लेते हैं, चलो QO हमने कर लिया। अब जब प्राइजेस इतना था तो डिमांड इतनी थी। अब देखिए हम फिर एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर हम कह देते हैं प्राइजेस कमोडिटी के कितने, एप्पल का एग्जांपल लेके चल रहे थे ना हम लोग, तो हमने कहा कि प्राइजेस एप्पल के कितने हैं, 40 रुपए पर केजी है। अब हुआ क्या, जैसे अचानक से कंज्यूमर की
इनकम रिड्यूस हो चुकी है। कंज्यूमर की इनकम जैसे ही रिड्यूस हुई उसका इंपैक्ट क्या हुआ, देखो कमोडिटी के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, प्राइसेस अभी भी 40 है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा लो हो गई है, रिड्यूस हो चुकी है, जिस वजह से कंज्यूमर ने एप्पल की डिमांड को अब रिड्यूस कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे शायद कि QO से डिमांड आ गई है Q1 तक की एट द सेम प्राइजेस, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी डिमांड में रिडक्शन आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ग्राफ की फॉर्म में हमने कर लिया तो ये बन गया आपका DO कर्व बना दिया हमने, और दूसरा क्या बन जाएगा D1 एंड D1। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये कहां पे शिफ्ट हो रहा है सर, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये राइटवर्ड होता है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए डिक्रीज इन डिमांड को हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड भी बोलते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कमोडिटी के खुद के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कमोडिटी के खुद के प्राइसेस कांस्टेंट है, वेयरएज जितनी भी अदर फैक्टर्स थे और जो फैक्टर्स थे उनमें चेंज आया, जिस वजह से इन कमोडिटी की डिमांड में भी राइटवर्ड हुआ या लेफ्टवर्ड हुआ, शिफ्ट हुआ है। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ओके, अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अब हम लोग इसके नाम के बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें जरा, तो थोड़ा हम नाम की अगर बात करें, इसका नाम क्या था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है सर, एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं, पहले क्या था, पहले ये था और अब क्या हो गया, ये हो गया, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो गया, लेकिन डिमांड कर्व सर सिर्फ एक ही है। दूसरी तरफ अगर हम यहां देखें, पहले डिमांड कर्व क्या था, पहले डिमांड कर्व ये था और अब डिमांड कर्व क्या हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो गया सर, ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं डिमांड कर्व तो एक ही है, इसीलिए उसने नाम दिया मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम इसके पास आए तो इसमें इसने हमें क्या कहा, चेंज इन द डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर आप देख पा रहे हैं सब पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, पहले DO था अब D1 हो गया। सिमिलरली यहां है, पहले DO था फिर सर D1 हो गया है, पूरा का पूरा जब डिमांड कर्व ही हमारा शिफ्ट हो जाता है, दिस इज नोन एज द शिफ्ट इन द डिमांड या फिर चेंज इन डिमांड। यहां पे जाके हमारा ये पार्ट हो जाता है पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। इसमें आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली है। मैं पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के लिए गिवन गुड्स लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग गिवन गुड्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, इसीलिए से मैंने उसको एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उसके रिगार्डिंग बहुत बच्चों को हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सर हमारा पार्ट नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो जिन लोगों को आप लोगों के वीडियो को पसंद आई हो तो यार ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स भी जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैं वो भी लेके अब आने वाला हूं, इसके लिए मैं अपलोड करने वाला हूं। उसके अलावा अकाउंट्स की भी रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो जाके जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जाके वो अकाउंट्स की भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जैसे ही हमारे चैनल पे क्लिक करेंगे तो जो टैब आता है प्लेलिस्ट के टैब में आप लोग खोलिएगा, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंट्स के भी बहुत सारे टैब आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे हम लोग एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है हमारा, उसके हम सारी की सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब वहां पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑलरेडी अपलोड हो रहा है और चल रहा है, उसके लेक्चर्स में काफ़ी कुछ अपलोड कर चुका हूं। तो इसको अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कौन सा पार्ट समझ में आया है, कौन सा पार्ट बहुत पसंद आया है, उसको नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो उसके रिगार्डिंग भी नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा बी माइक्रोटेक्स, ताकि मैं आप लोग के लिए नया वीडियो जो लेके आऊँ, अगला वीडियो जो लेके आऊँ वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लेके आ सकूँ और उन कमियों को दूर करके लेके आ सकूं। और उसके अलावा जो लोग आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का आईडी, जिसमें आप हमें क्या कर सकते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप मुझे पर्सनली वहां पे मैसेज कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, टाटा।